हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पीछे आए जो एग्जाम में जीके के क्वेश्चन कर रहे थे, जो इंडिया जीके के हैं, वो जो है रेलवे और एसएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी बात कर रहे थे हम। तो मैं आपको हर क्वेश्चन की 5 सेकंड दूंगा। आप 5 सेकंड में उसका उत्तर खोजिए और आपको कमेंट करना है कि कौन सा उत्तर आपके हिसाब से सही होगा, चाहे सही है या गलत है, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मिलाइएगा अपना उत्तर कि सही है या गलत है। ठीक है ना? तो देखो चालू करते हैं। हमारे पास बोल रहा है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। बताना है वास्तविक और सीधा बनता है, या आभासी और सीधा बनता है, या वास्तविक अधोशीर्षी बनता है, या आभासी अधोशीर्षी बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड है। बताइए भाई, जल्दी बताइए। टाइम ओवर भाई। ठीक है, देखो इसमें आएगा, वो आएगा आभासी और सीधा। ठीक है, अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। कौन सा? आभासी और सीधा। ठीक है, इसका देखो अवतल लेंस का जो उपयोग है वो कौन से रोग के निवारण में किया जाता है? ये किया जाता है दूरदृष्टि रोग में, सॉरी निकट दृष्टि में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। यानी जिसको दूर का नहीं दिखाई दे उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? अगला है परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? सोडियम पे आधारित है, या सीजियम पे, या मैग्नीशियम पे, या एल्यूमिनियम पे। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है। टाइम नाउ स्टार्ट। जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा सीजीएम। देखो परमाणु घड़िया वो किस पे आधारित है? सीजीएम। देखो इनमें अलग अलग आते हैं तत्व, जैसे सीजीएम 133 पे परमाणु घड़ी का संक्रमण आधारित है। दूसरा है आपका रुबिडियम 87 पे आधारित। तीसरा है हाइड्रोजन 1 पे आधारित। ठीक है, देखो आपके पास कितने 3 तत्व हैं, इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। सीजीएम 133, रुबिडियम 87, हाइड्रोजन 1। ठीक है, अगला गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है रुद्धोष्म संपीड़न और विरलन। दूसरा है समतापी संपीड़न और विरलन। फिर है समायतन संपीड़न और विरलन। फिर है समदाबी संपीड़न और विरलन। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है आपको बताना। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, वो आएगा, देखो ये बोला है गैसों में ध्वनि तरंग संचरण में क्या होता है? तो क्या होता है? रुद्धोष्म संपीड़न और विरलन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला सही है। जिसने पहला बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। नेक्स्ट, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? आपको बताना है। पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा है आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति। फिर है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति। फिर है तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास है 5 सेकंड। बताइए जल्दी बताइए भाई। टाइम ओवर। ठीक है, देखो ये दृढ़तांक किसका अनुपात है? ये है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? आपको बताना है। इथेन है, या इथेनॉल है, या इथर है, या क्लोरोपिक्रीन है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है। जल्दी बताइए जल्दी। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा क्लोरोपिक्रीन। देखो अश्रु गैस का घटक कौन सा है? क्लोरोपिक्रीन है। ठीक है, ये देखो आंखों के जो रेटिना उस पर प्रभाव डालती है और आंसू रोके नहीं रुकते। ठीक है,
तो क्लोरोपिक्रीन है, इसका रासायनिक नाम बता सकते हो क्या क्लोरोपिक्रीन का? यह है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल। ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना। एल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक नाम है। अगला, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ठीक है, किसकी होती है? आपको देखो, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, यानी वो विटामिन तभी सक्रिय होता है जब उसको कोबाल्ट मिलता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2 और फिर है विटामिन ए। आपके पास 4 ऑप्शन है और समय तो 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा विटामिन B12। तो विटामिन B12 को देखो अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 का आप रासायनिक नाम बता सकते हैं क्या? यह है साइनो कोबालमीन। क्या नाम होता है इसका रासायनिक? साइनोकोबालमीन, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी यानी हेवी वाटर में नहीं आता, यानी कौन सा गुण नहीं आता? पहला, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। दूसरा, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है। फिर बोल रहा है कि सॉरी घनत्व है दूसरे में। फिर तीसरा बोल रहा है भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। फिर है ये संरक्षण उत्पन्न करता है, संरक्षण उत्पन्न करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और समय है 5 सेकंड, बताइए भाई। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन गलत है, इसका ए ऑप्शन गलत है और सभी सही है, ठीक है। क्योंकि जो भारी पानी का क्वथनांक है वो साधारण पानी से अधिक होता है। साधारण पानी का क्वथनांक है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भारी पानी का होता है वो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें अधिक होता है ना कि कम होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है? आपको बताना है, श्वसन में या प्रकाश संश्लेषण में या अंतर्ग्रहण में या अवशोषण में। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। इसमें आएगा वो आएगा श्वसन। क्या आएगा? श्वसन, ठीक है। देखो किस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके तहत उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? देखो ऑप्शन है उसी से पता चल रहा है। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी, उड़ाका, उभयचर या जलचर। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। इसमें आएगा कौन सा? वृक्षवासी। लेकिन कई बार इसको इंग्लिश में लिख देता है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसको बोल दे एर्बोरियल। एर्बोरियल बोलते हैं वृक्षवासी को, क्या बोलते हैं? एर्बोरियल, ठीक है। ये ऐसा का ऐसा हिंदी में लिख देता है अंग्रेजी वाला शब्द तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो वृक्षवासी या एर्बोरियल। अगला, यूकोरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? आपको बताना है, यूकोरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है फास्फोलिपिड की, फिर है लिपोप्रोटीन की, फिर है फास्फोलिपोप्रोटीन की, फिर है फास्फोप्रोटीन की। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो आएगा इसमें वो आएगा फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, किसमें? यूकेरियोटिक में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल यानी कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। गोल्जिका को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को। आपके पास 4 ऑप्शन है
और समय 5 सेकंड, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। ये आएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को है वो कोशिका का शक्तिगृह या पावर प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला, सिरके का रासायनिक नाम है, आपको बताना है सिरके का रासायनिक नाम है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, मेलिक एसिड। आपके पास 4 ऑप्शन है और समय है वो 5 सेकंड, जल्दी बताइए। तो इसका नाम है वो है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। अगला, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो ये होता है, बताओ आपको, उष्णकटिबंधीय होता है या शीतोष्ण होता है या मानसूनी होता है या विषुवतीय होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बताना है कौन सा होता है। टाइम नाउ स्टार्ट, बताओ भाई। टाइम ओवर। तो इसमें होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जो होता है प्रदेश, उसमें जीव विविधता सबसे अधिकतम पाई जाती है, ठीक है। अगला, यह यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी की निवेश आवृत्ति एन है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? यदि अगर हम इनपुट फ्रीक्वेंसी इसकी एन है तो आपको बताना कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एन बटा दो, एन या 3n बटा दो या 2n। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना आपको। पूर्ण तरंग दृष्टकारी है ये ध्यान करना आप, ठीक है। बताओ भाई, 5 सेकंड आपके पास। टाइम ओवर। देखो इसमें क्वेश्चन में पता चल रहा है पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ठीक है, यानी क्या कर रहा है, पूरे तरंगों को वापस भेज रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनपुट एन देंगे, इनपुट अगर एन देंगे तो आएगा क्या? आउटपुट भी क्या आएगा? एन ही आएगा, क्यों? ये पूर्ण भेज रहा है, यानी पूरी की पूरी तरंग को दृष्टकारी कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसमें आएगा एन ही उत्तर, ठीक है। अगला, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? पहला है चालन कहा जाता है या संवहन कहा जाता है या अवशोषण कहा जाता है या अभिवहन कहा जाता है? आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। इसमें कहा जाता है, देखो वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवहन, ठीक है। अगला, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय जो मानक समय है वो 5.5 डिग्री आगे है ना, ग्रीन जीएमटी 5.5 मिनट, सॉरी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ये किस रेखांश पर अपनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है 75.5 डिग्री ई रेखांश पे या 82.5 डिग्री ई रेखांश पे या 90.5 ई रेखांश पे या 0 डिग्री ई रेखांश पे। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। तो इसमें आएगा 82.5 डिग्री ई रेखांश पर अपनाया जाता है भारतीय मानक समय, ठीक है। अगला, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ज्वार भाटा, सुनामी या धारा या चक्रवात, ठीक है। आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताइए, जल्दी, शाबाश। भर भर के कमेंट आने चाहिए भाई, ट्रक भर भर के। तो इसमें आएगा आपका, वो आएगा सुनामी, ठीक है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी कहा जाता है, ठीक है।
तो देखो भूकंप में क्या है, सॉरी, समुद्र में जो भूकंप आता है उसकी अगर तरंगे प्रबल हो तो ये तट तक आ जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। अगला, पवन की अपवहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है, पवन की अपवहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? पलाया, याडांग है, वायु ग्रिटांश या बालू टिब्बा। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। इसको कहा जाता है पलाया। क्या कहा जाता है? पलाया। पवन की अपवहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? पलाया। देखो क्या होता है, हवा के कारण ना धूल यहां से यहां तक आ जाती है और ऐसे टिल्ले बन जाते हैं। तो टिल्लू के बीच में जो स्थान हो जाता है वहां पानी भर जाता है, ठीक है ना, तो वो एक झील का रूप ले लेती हैं और उनको क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो एक सूडान की झील है जिसका नाम है चाड झील, वह विश्व प्रसिद्ध है। चाड झील, ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध झील है। अगला, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? आपको बताना है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिकाजी कामा, बीजी तिलक या वीडी सावरकर। आपके पास 4 ऑप्शन है और समय शुरू होता है अब, बताओ। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वो है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। वीडी की फुल फॉर्म बता सकता है क्या कोई? अरे बता सकता है क्या? ये है विनायक दामोदर। क्या है? विनायक दामोदर, ठीक है। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, आपको बताना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी के गोखले, एम जी रानाडे, बीजी तिलक या विपिन चंद्र पाल। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। इसका आएगा वो आएगा जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी मुंबई में 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी मुंबई में 1905 में, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया? आपको बताना कि कास्ट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। आपके पास पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा है डच, फिर है जर्मन, फिर है अंग्रेजी। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। ये लिया गया है पुर्तगाली भाषा से। किससे? पुर्तगाली भाषा से लिया गया है कास्ट शब्द, ठीक है। अगला, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? आपको बताना है बृहत्तर भारत किसका द्योतक है। राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता और सामाजिक एकता। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। यह आएगा सांस्कृतिक एकता का। किसका द्योतक है? सांस्कृतिक एकता का द्योतक है बृहत्तर भारत। अगला, देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है या ट्रेड वेंचर्स कहा जाता है या ट्रेड पार्टनर्स कहा जाता है या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। इसमें आएगा, देखो, देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। अगला, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? आपको बताना है महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। बर्नार्ड शॉ के या कार्ल मार्क्स के या लेनिन के या लियो टॉल्स्टॉय के। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए।
टाइम ओवर। तो इसमें आएगा महात्मा गांधी है, देखो लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय, उनकी कृतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। ठीक है, उनकी एक कृति, एक लिखी हुई पुस्तक भी आप बता सकते हो कौन सी है, वॉर एंड पीस, विश्व प्रसिद्ध एक कृति है वॉर एंड पीस, जो विश्व प्रसिद्ध है। ये किसकी लिखी है, लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई है। अगला, निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार रखें, यानी सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद में कौन सा, फिर कौन सा वंश आया था। ठीक है, देखो ऑप्शन है आपके तुगलक, लोदी, सैयद, इलबरी, तुर्क, खिलजी। आपके पास 5 हैं तो इनको सेट करना है और आपके पास 5 ही सेकेंड है। बताइए, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, आपके पास चलो 1-2 सेकेंड और देता हूं मैं। हाँ, मैं बता देता हूं, यहां लिख देता हूं। सबसे पहले था इलबरी तुर्क, 2 नंबर पे था खिलजी वंश, 3 नंबर पे था तुगलक वंश, 4 नंबर पे था वो था सैयद वंश, और 5 नंबर पे था वो था लोदी वंश। ठीक है, अब ये तो बता दिया, लेकिन आप इनका समय बता सकते हो क्या। इलबरी तुर्क थे वो 1206 से लेके 1290 तक थे, 1206 से लेके 1290 तक थे। ठीक है, और ये 1290 से लेके खिलजी वंश कहां तक था, 1290 से लेके 1320 तक था। कितने से, जो खिलजी वंश था वो 1290 से लेके 1320 तक था। ठीक है, फिर है तुगलक, तो तुगलक कितने थे, 1320 से लेके 1414 तक थे। फिर देखो सैयद तक कब, 1400 1400 ले 14 से 14 तक से लेकर 1451 तक थे। लोधी थे वो 1451 से लेके 1526 तक थे। ठीक है ना, तो ये उनका काल क्रम है। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो पहले कौन आए थे, इलबरी तुर्क। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक। फिर आए थे खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, फिर आए थे आपके तुगलक, तुगलक आए थे 1320 से लेके 1414 तक। फिर आए थे सैयद 1414 से लेकर 1451 तक। फिर आए थे लोदी 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, अगला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंटोरी या एल्फा सेंटोरी। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकेंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। देखो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, ये पृथ्वी है हमारी, इसके सबसे नजदीक है सूर्य। सूर्य भी एक तारा ही है ना, तो सबसे नजदीक तारा है सूर्य। उसके बाद में है प्रोक्सिमा सेंटोरी, इसको सेंचुरी भी बोलते हैं कई। फिर आता है एल्फा सेंटोरी। फिर आता है उसके बाद में सीरियस। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, वो है डॉग स्टार, तो डॉग स्टार भी बोलते हैं सीरियस को। ठीक है ना, तो सबसे नजदीक तारा पृथ्वी के सूर्य, उसके बाद में प्रोक्सिमा सेंटोरी, उसके बाद में एल्फा सेंटोरी, फिर सीरियस यानी डॉग स्टार। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के बाद में पूछा है तो। अगला, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से होते हैं, बताना आपको, संसदीय या अध्यक्षतात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, संसदीय और राजा। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। इसको बोलेंगे, देखो लोकतंत्र के 2 कौन से रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है,
अगला, संविधान इतन निकाय कौन सा है? ठीक है, संविधान इतन निकाय कौन सा है? भाषा आयोग, योजना आयोग, इसको अब की बार नीति आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जगह नीति आयोग भी आता है, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताने हैं कि कौन सा सही है। टाइम नाउ स्टार्ट, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो, भाषा आयोग भी एक संवैधानिक आयोग है, और निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक आयोग है, वित्त आयोग भी एक संवैधानिक है, लेकिन नीति आयोग है वो संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? आपको बताना है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। निर्वाचन से यानी चुनकर आता है, नियुक्ति से यानी उसको नियुक्त किया जाता है, या मनोनयन किया जाता है, या उसका चयन किया जाता है। आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताइए। मौसम बड़ा बेईमान हो रखा है, तो आप उत्तर बता दीजिएगा, मेहरबानी होगी। तो यह होता है नियुक्ति से। प्रधानमंत्री क्या करता है, जो प्रधानमंत्री है उसको राष्ट्रपति है वो क्या करता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है ना उसको नियुक्त करता है, वो राष्ट्रपति करता है, तो उसको नियुक्ति द्वारा। ऐसे ही मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति ही होती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? आपको बतानी है कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा। आपके पास कितने 4 ऑप्शन है और 5 मिनट है, जल्दी बताइए। सॉरी 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। और इसमें आएगा भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, ये नहीं है। देखो, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, ठीक है, और भारतीय वन सेवा आईएफएस। ठीक है, ये भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनका जो सर्जन करने का अधिकार, यानी कम ज्यादा जो भी है इनको बढ़ाने का कम करने का अधिकार है, वो किसके पास है? कौन से सदन के पास है? लोकसभा या राज्यसभा? आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। तो ये केवल राज्यसभा के पास है, ये अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है ये। ठीक है, अगला, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मियो को, लॉर्ड रिपिन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड क्लाइन को। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम अप। तो यह आएगा लॉर्ड रिपिन को। किसको? लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है, वो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसमें से अपनाया गया है? ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से, यूएस संविधान से, आयरिश संविधान से अपनाया गया। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहां से लिए गए आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। ये आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से लिए गए हैं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका। अगला है, सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है। गुलम जंगल, मैग्रोव, पर्णपाती जंगल या टुंड्रा। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो इसको मैग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्रोव कहा जाता है। सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है?
मैग्रोव। ये देखो सुंदरबन डेल्टा है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला, शोर को किस में मापा जाता है, शोर को किस में मापा जाता है, वाट में या रैम में या सेंटीग्रेड में या डेसिबल में, ठीक है। आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी बताइए। तो इसको मापा जाता है डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में। ध्वनि या जो शोर होता है उसको डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, डेसिबल, ठीक है। अगला, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। देखो 0 डिग्री में एक प्याले में पानी और बर्फ रखा हुआ तो क्या परिवर्तन आएगा, सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघल जाएगी। आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताइए। टाइम ओवर, ठीक है। तो इसमें आएगा, देखो 0 डिग्री पे पानी क्या है, बर्फ बन जाता है, तो देखो जितना पानी है वो भी बर्फ बन जाएगा, इसका मतलब सारा पानी बर्फ बन जाएगा। बर्फ तो बर्फ रहेगी, लेकिन 0 डिग्री पे जो पानी है वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। इसका हिमांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री है। अगला, राष्ट्रीय आय क्या होती है, आपको बताना है राष्ट्रीय आय क्या होती है। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। आपके पास है, ठीक है, 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो देखो राष्ट्रीय आय क्या होती है, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है। बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, देखो जितने भी इसमें उत्पादन होता है बाजार में, उसमें टैक्स वगैरह सब काट के जो बचता है उसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। अगला, इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है। तो पहला है आपको नियत विनिमय दर, फिर है अस्थिर विनिमय दर, फिर है उच्चाधिकिलित विनिमय दर, फिर है निम्न अधिकिलित विनिमय दर। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। इसमें आएगा ऊंचा, सॉरी 1 मिनट, इसमें आएगा सी ऑप्शन, उच्चाधिकलित विनिमय दर अपनाई जाती है, ठीक है। भारत में कौन सी उच्चाधिकलित विनिमय दर। अगला है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो पहला है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, दूसरा उनकी टांगे कमजोर होती है, भूमि पर पक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, फिर वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा वे पराश्रव्य तरंगे, सॉरी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। देखो चमगादड़ क्या करता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, तो यहां से ध्वनि तरंगे आएगी तो टकराकर वापस आती है, तो उसे पता चल जाता है कि इतनी दूर पे ये वस्तु है, ठीक है, तो वो पहले सचेत हो जाता है। अगला, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति भूति पत्र को क्या कहा जाता है। पहला शेयर, फिर है डिबेंचर, फिर है म्यूचुअल फंड, फिर है ट्रेजरी बिल। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल। सर, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो आगे, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है। वित्तीय समर्थन को, विश्व शांति को, एक पक्षीय व्यापार को, बहुपक्षीय व्यापार को। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा आपको
बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन है वो बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। और उसका मुख्यालय कहाँ, वो आपको कमेंट करके बताना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? पहला, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, फिर एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, फिर है द्विअधिकार या अल्पाधिकार। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। तो इसमें आएगा आपका सी ऑप्शन, द्विअधिकार। द्विअधिकार की स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता अधिक होती है। ठीक है। अगला, कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र, लोक अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो इसको विकास अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? विकास अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन पद्धति नहीं है? आपको बतानी है कि कौन सी नहीं है। वे पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति या आय पद्धति। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। तो मैट्रिक्स पद्धति नहीं अपनाई जाती है आय आकलन में, राष्ट्रीय आय आकलन में। वे पद्धति भी अपनाई जाती है, उत्पाद पद्धति भी अपनाई जाती है और आय पद्धति भी अपनाई जाती है। तो कौन सी मैट्रिक्स पद्धति नहीं अपनाई जाती? अगला, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है या भारत का औद्योगिक वित्त निगम बनाता है या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बनाती है या भारत का औद्योगिक विकास बैंक बनाता है? ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो इसका आएगा आपका सी ऑप्शन। क्या आएगा? सी ऑप्शन। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करना ना भूलना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू।